तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देख ही लिया था कि किस तरीके से जिन उस पांडा सिस्टर को एक गुफा में लेकर आ गया होता है। उस गुफा में एक ऐसी जगह पर जहां पर एक स्केलेटन चमकने में लगा हुआ होता है, लेकिन जब उसे वो छूने की कोशिश करता है तो वहां पर एक बैरियर आ जाता है जिसके कारण वो उसे टच नहीं कर पाता और बार बार पीछे जाकर गिरने लगता है। और बार बार ट्राई करने के बाद भी उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, तो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इस चीज को हासिल नहीं कर सकता, और इस बात को मानने से मैं मना करता हूँ। और वो अपनी हार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, और वो फिर भी हार नहीं मानता और डायरेक्टली फिर से उस स्केलेटन को लेने के लिए कूद पड़ता है। और जैसे ही वह कूदता है तो वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी चमकने में लगी हुई होती है, और तभी अचानक से उसकी आंखें ब्लू कलर में चमकने लगती हैं, और आखिरकार उसने उस बैरियर को ब्रेक कर वह आगे पहुंच जाता है हाँफते हाँफते थकते। और जैसे जैसे उसकी नजदीक जाता जाता है वैसे वैसे उस स्केलेटन की पावर बढ़ती जाती है। तभी अचानक से दिखा जाता है कि वहां की जो फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि जिन उसके फॉर्मेशन में अंदर घुस जाता है इसलिए। और जब वह फॉर्मेशन को ध्यान से देखता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कई सारे पीसेस बने हुए हैं और कई जगह है यहाँ पर पैर रखने के। और वो उसको नोटिस करता है और काउंट करने लगता है, और उसे कहने लगता है कि ये तो कॉम्बिनेशन है 9 पैलेस कार्ड की। सीधे शब्दों में कहो तो ये एक गेम है, रियल वर्ल्ड की बात करें तो। और जब ये इस फॉर्मेशन को देखता है तो सरप्राइज होते हुए उसको देखते हुए कहने लगता है, क्या मैं इस वक्त सच में लुओशन 9 पैलेसेस में हूँ? खैर इस गेम के बारे में मैंने तो नहीं सुना, लेकिन हाँ ये गेम काफी बार मैंने रीड किया है, तो उस हिसाब से ये गेम के बारे में बता दिया है। और वो उस स्केलेटन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस गेम को इस पजल को सॉल्व करूं? लेकिन उस स्केलेटन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। भाई वो मरा हुआ है, कैसे जवाब आएगा? लेकिन हमारा जिन इस वक्त जोश में भर जाता है और उससे कहने लगता है, तो मैं पाने हासिल करने के लिए चाहे मुझे हेवंस में जाना पड़े चाहे मुझे नर्क में जाना पड़े, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। मैं अपने हाथों में तुम्हें लेकर ही मानूंगा। और वो जोश से भर जाता है और वो धीरे धीरे करके एक एक करके सभी के सभी फॉर्मेशन को धीरे धीरे करके सॉल्व करना चालू कर देता है। और जैसे जैसे वो फॉर्मेशन को सॉल्व करता जाता है वैसे वैसे वो नजदीक पहुंच जाता है, और जैसे जैसे उसको समझता जाता है वैसे वैसे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाती है, और उसके सीने में उस जो आग होती है ब्लू कलर की वो चमकने चालू हो जाती है। इसको देखकर वो कहने लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर की जो फायर है वो अचानक से इतनी ज्यादा गर्म क्यों हो गई है? क्या ये इसलिए हो गई है क्योंकि मैं ये गेम खेलने में लगा हुआ हूँ? क्या मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है? और वो उस पांडा सिस्टर की तरफ देखने लगता है कि आखिरकार ये कब तक झेल पाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अंत तक लड़ाई करनी होगी और इस स्केलेटन को हासिल करना होगा। और उसके पास पहुंचने के बाद वो फिर से एक चेस पीस को हटा देता है और सॉल्व करते करते आखिर तक पहुंच जाता है, और कहने लगता है कि अब सिर्फ यह आखिरी पीस बचा हुआ है। और जैसे ही वे आखिरी पीस तक पहुंच जाता है तो सारे के सारे पीसेस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है, और जो स्केलेटन है वो हवा में उड़ने लगता है। जिसको देखने के बाद जिन कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या हो? तुम ऐसी क्या हो कि तुम्हें हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे? और ये तुम्हारे अंदर किस तरह की पावर है? खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें लेकर पहले अपनी बिग पांडा सिस्टर के पास जाना होगा, वही सिस्टर पांडा के पास जाना होगा। और लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि मैं तुम्हारे पास आया तो मेरी सारी की सारी इंजरीज भी हील हो गई, और मुझे यहाँ पर आकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने में लगा हुआ है। और वो उस स्केलेटन के सर को लेकर पांडा सिस्टर के पास जाने लगता है और कहने लगता है कि ये सिस्टर आखिरकार मुझे इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? इस स्केलेटन पे तो किसी भी प्रकार का कोई भी मैनुअल भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि इसको यूज कैसे करते हैं। तभी उस स्केलेटन के सर पर येलो कलर की लाइट जोर जोर से चमकने लगती है, और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि चारों तरफ चल जाने लगती है वो रोशनी। और उस लाइट के कारण जो पांडा सिस्टर की बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है डार्कनेस की वो गायब होने लगती है। ये देखने के बाद जिन काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और कहने लगता है क्या ये सच में रियल है? और पांडा सिस्टर से कहने लगता है कि तुम्हें वहां पर संभालना होगा, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, तुम्हें बस यहाँ पर आराम करना है और फ्यूचर में तुम इस दुनिया की नंबर 1 कुंफू पांडा बन जाओगी। और इस वक्त यह काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन जब जो आगे बढ़ता है तो उसके जो पैर होते हैं वो काफी मात्रा में पड़े हुए खून पर गिर जाते हैं, जिसके कारण वो नोटिस कर लेता है और वो कहने लगता है कि यहाँ पर ये खून कहाँ से आने में लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ जो स्केलेटन होता है उसकी लाइट येलो से ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। अब पता चलेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस होती है, और यान क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान क्लैन की मीटिंग चलने में लगी हुई होती है। तभी जो अंकल लॉन्ग होते हैं वो कह रहे होते हैं, मैंने सभी लोगों से पूछ लिया है लेकिन किसी को भी जिन के बारे में पता नहीं है कि आखिरकार जिन गया कहाँ। हे लीडर, हमें एक हंटिंग टीम की जुगाड़ कर लेनी चाहिए और जिन को ढूंढने के लिए हमें उन्हें भेजना चाहिए। तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं उससे कहने लगते हैं, हमने हर जगह जिनको ढूंढ लिया है, इस लड़के के पास काफी ज्यादा ट्रिक्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं और से हमें देख ना रहा हो और हम पे हंस ना रहा हो हमारी कंडीशन पर।
तभी अंकल लोग कहने लगते हैं कि हमने हर वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पर हम देख सकते थे, सिर्फ एक लोकेशन को छोड़कर। मुझे लगता है कि जिन नॉर्दर्न माउंटेन से लौटकर नहीं आया हुआ ईस्ट साइड में। तभी लीडर उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगते हैं कि अगर जिन वाकई में उन माउंटेन्स में रह गया है और अभी तक लौटकर नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब अगर जो वह डार्कनेस एक बार वहां पर आना चालू हो गई तो क्या वह बच पाएगा। ये बात सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं ये जो डार्कनेस है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है उसके लिए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिनको डार्कनेस ने एक्सेप्ट मतलब एब्जॉर्ब कर लिया है और वो मारा जा चुका है। ये बात सुनने के बाद सेकंड एल्डर उससे कहने लगते हैं आपको इतना ज़्यादा अनॉक्सियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जिन मारा जा चुका है। आपको जिन पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। जिन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर वो उन माउंटेन्स में वाकई में ट्रैप्ड हो गया होता तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो वहां से निकलने में कामयाब जरूर रहेगा। उसके पास इतना दिमाग तो जरूर मौजूद है। तभी फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि यहाँ पर कोई इस तरीके से डिस्कस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। हमें जहाँ पर सभी लोगों को समन करना होगा और जल्द से जल्द उन माउंटेन में जाकर सर्च करना होगा जिनको, और पता लगाना होगा कि आखिरकार वह कहाँ पर है। और हमें अपने विलेज को भी एक बार फिर से सर्च कर लेना चाहिए। और वह सभी इस बात को लेकर एग्री भी हो जाते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि मैं जल्दी से जाता हूँ और अपने कुछ मेंबर्स को लेकर हंटिंग टीम में ज्वाइन करने के लिए बोल देता हूँ। और इस वक्त जो लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा घनी सोच में पड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ जो सेकंड एल्डर होते हैं वो हल्की सी इविल स्माइल मारते हैं। इससे पता चलता है कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसने कुछ ना कुछ कांड किया तो है इसने। तभी ये मुस्कुराने में लगा हुआ है और इस बात को लेकर खुश है कि जिन अभी तक लौटा नहीं है। दूसरी तरफ हमें जिन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उस स्केलेटन के फायर का जो रंग होता है, जो एनर्जी उसके मत्थे से निकल रही होती है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गई होती है, जिसको देखने के बाद जिन भी सरप्राइज होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन सबसे पहले तो उस पांडा पे जितना भी ब्लड निकलने में लगा हुआ था उसको रोकने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि ये ब्लड तो रुक ही नहीं रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए पांडा सिस्टर। और वह थक हार कर वहीं पर रुक जाता है और बैठ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है कि जो डार्कनेस है वो चारों तरफ फैलने में लगी हुई है। तो आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और तुम्हारी बॉडी से सारी की सारी डार्कनेस इस स्केलेटन ने निकाल दी है, तो तुम्हारी जो ब्लीडिंग है वो रुक क्यों नहीं रही। लेकिन अगर इस तरीके से तुम्हारा खून बहता रहा तो ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला। बिग सिस पांडा, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा आपको ठीक करने में। और मैं बाहर जल्दी से जाता हूँ और कुछ मेडिसिन ढूंढ के लेकर आता हूँ ताकि तुम्हारी जो ब्लीडिंग है उसे रोक सकूँ और तुम्हारी हेल्थ को वापस से ठीक कर सकूं। तुम्हें बस मेरा इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ पांडा की हालत बहुत तक खराब हो रही होती है और इसी तरीके से जिन दवाई लेने के लिए मतलब मेडिसिन लेने के लिए, मेडिकल हर्ब्स लेने के लिए वहां से बाहर निकल जाता है और जाते जाते मन में सोचते कहते हो जाता है कि तुम बस मेरा इंतजार करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा पांडा सिस्टर। और वो इसी प्रकार से जंगलों में कुछ हर्ब्स को ढूंढने लगता है और उसे कुछ मिल भी जाती हैं और उन्हें लेने के बाद कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इन से उनका जो ब्लड लॉस होने में लगा हुआ है वह जगह रुक जाए, उनकी ब्लीडिंग रुक जाएगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और मुझे यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी मिल चुके हैं जिससे खाकर जो पांडा सिस्टर की एनर्जी है वो थोड़ी सी वापस आ जाएगी। और उसके बाद वह अपनी बोतल में कुछ पानी भी भर लेता है और उसे लेने के बाद वो उस गुफा में वापस चला जाता है और कहते हो कि मैं वापस आ चुका हूँ। और जब वह अंदर आकर देखता है तो वो शौक से भर जाता है और आकर देखता है कि वहाँ पर हर जगह सिर्फ ब्लड ही ब्लड होता है और उसका खाना भी, जो भी चीज़ लेकर आया हुआ होता है वो जमीन पर गिर जाता है। क्योंकि ये दूसरी तरफ होता है जो पांडा सिस्टर होती है उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई होती है और वहाँ पर एक छोटा बेबी पांडा आ गया होता है जिसको देखकर वो शौक होता है। और जो बेबी पांडा होता है वो भी अभी बेहोश है, बिल्कुल होश नहीं आया है। इससे पता चलता है कि इसने अभी अभी इस दुनिया में जन्म लिया है। इसको देखने के बाद जिन उस बिग पांडा से कहने लगता है कि अच्छा आप समझ में आया कि तुम्हारी ब्लीडिंग क्यों नहीं रुक रही थी, क्योंकि तुमने इसको जन्म दिया है। तुमने अपनी बेबी को बचाने के लिए तुम उस डार्कनेस के अटैक को नहीं झेल पा रही थी। मैंने सही कहा ना। और तभी उसके द्वारा जो लाया गया खाना था वो उस पांडा को देती है। वो कहने लगता है कि तुम जल्दी से आओ और इसे खा लो ताकि तुम रिकवर हो सको। लेकिन वह पांडा उसे नहीं खाती और पता नहीं क्यों काफी ज्यादा खुश जैसी दिखती है और अपनी सारी की सारी एनर्जी को उस छोटे पांडा में ट्रांसफर करने लगती है। इसके बाद वो छोटा सा पांडा और भी ज्यादा क्यूट बन जाता है और व्हाइट एंड ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पांडा वाकई में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगने में लगा हुआ होता है। और वो पांडा जिन के ऊपर चढ़ जाता है। जिन देखकर सब सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है क्या तुम अपनी मम्मा की जितना ही पावरफुल हो, और उससे पूछने लगता है। तो लेकिन पांडा को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये पूछना क्या चाहता है भाया। और वो उस बिग पांडा को वो छोटा पांडा दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा बच्चा को देखो, तुम्हारा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। और जरा तुमने देखा सिर्फ एक पलक झपकाते ही इसकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई और ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया तुम्हारा बच्चा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि कुछ ही सालों में, सिर्फ कुछ ही सालों में ये तुम्हारे इतना पावरफुल बन जाएगा जितना तुम
इस वक्त। तो तभी वो बड़ी पांडा वो छोटे पांडा के पास आती है और उसे चाटने लगती है और उसके बाद वह उससे बातें करने लगता है और उससे कहने लगता है, लिटिल वन, तुम्हें जल्द से जल्द बड़ा होना होगा और अपनी मम्मी जितना पावरफुल बनना होगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा पावरफुल है? तुम्हारी जो मॉम है वो काफी ज्यादा फास्ट है और किसी वॉल्केनो की तरह चार्ज करती है पावरफुल एनर्जी से, और यहाँ पर इन्हें किंग ऑफ बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक बार तुम्हारी मम्मी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगी तो जो हमारा याओ क्लैन है वो उनके सम्मान में बहुत बड़ी पार्टी रखेगा और उससे बदला लेगा जिन लोगों ने उन्हें चोट पहुंचाई है, खासकर उस ब्लैक कपड़े पहनने वाले बंदे से जिस बंदे ने डार्कनेस पावर का इस्तेमाल किया है तुम्हारी मॉम को चोट पहुंचाने के लिए। और बात करें तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जो रिलेशनशिप है बिग सिस्टर पांडा के साथ, तो मैं तुम्हारे साथ अपना सारा का सारा खाना शेयर करने वाला हूँ फ्यूचर में। एक बार तुम्हारी मम्मी पूरी तरीके से रिकवर हो जाए तो हम सभी के सभी लोग मिलकर, तुम दोनों मिलकर बैम्बू शूट खा सकते हो। हाँ, मुझे याद आया, तुमने तो कभी बैम्बू शूट के बारे में सुना भी नहीं होगा, ना ही उसका स्वाद चखा होगा, तो तुम्हें कैसे पता होगा। दूसरी तरफ उस बड़े पांडा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और वो जो जिन होता है वो बड़े पांडा की तरफ देखता है तो उसे देखने के बाद काफी ज्यादा शौक से भर जाता है, क्योंकि अब उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं उस बड़े पांडा की, और वो वहीं पर टपक लेती है। और जिन यह देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे इस तरीके से डराना बंद करो। और जब भी उसकी पल्स को महसूस करने की कोशिश करता है तो वो पाता है कि इसका हार्ट बीट करना बंद हो गया है, और यहाँ पर पता चलता है कि जो इस बड़ी बिग सिस पांडा है वो ऑलरेडी मर गई हैं। और तभी वो कहने लगता है घबराते हुए कि हाँ, मुझे याद आया, मैंने कुछ हर्ब्स तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाया हूँ, अभी तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी इनसे एक दवाई मेडिसिन बनाकर तुम्हें देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ब्लीडिंग जल्द ही रुक जाएगी। और वो उन्हें एक एक करके देखने लगता है। इस वक्त जिन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहने लगता है कि ये सारे के सारे यूजलेस है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और तभी वो इतना कर रहा होता है तो छोटा पांडा उसके पास आता है। उसको देखने के बाद जिन उससे कहने लगता है, हे लिटिल वन, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हारी मम्मी के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम की मदद करने के लिए हूँ ना। मैं जल्द से जल्द इन हर्ब्स से मेडिसिन बनाऊंगा और उसे ट्रीटमेंट के दे के उसे बिल्कुल चंगा कर दूंगा, एकदम ठीक कर दूंगा, और एक बार वो जग जाएगी तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी अचानक से पता चलता है कि जो बड़ी पांडा होती है उसे होश आ जाता है और वो उस पांडा को नोटिस कर लेता है और शौक में उसकी तरफ देखता है और उसे कहने लगता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, मतलब उठ गई। और इस वक्त वो अपनी आखिरी सांसें गिनने में लगी हुई होती हैं और वो पांडा ऐसी हरकतें करते हुए जब वो जिन देखता है तो वो काफी ज्यादा घबराता है शौक से और कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से सरप्राइज मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक रहोगी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा तुम्हारी सारी की सारी चोटों को। और वो छोटा पांडा बड़े पांडा को चाटने लगता है और उससे जिन कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी डार्कनेस एनर्जी थी मैं उन्हें उससे तुम्हारी बॉडी से पूरी तरीके से निकाल दिया है। और तो और तुमने अभी अभी एक छोटे से पांडा, क्यूट से पांडा को जन्म दिया है, तो तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और जो बड़ी पांडा होती है वो छोटे पांडा को बिल्कुल चाटना चालू कर देती है। तभी जिन्हों घबराते हैं उससे कहने लगता है कि जैसे जैसे जब तक तुम मेरे द्वारा बनाई गई मेडिसिन को पी लोगी तुम्हारी बॉडी की कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और तुम रिकवर हो जाओगी। लेकिन तभी जो बड़ी पांडा होती है वो सबसे पहले तो छोटे से पांडा को जिन की तरफ कर देती है, जिससे जिन सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो पांडा जी, आखिरकार तुम इस सिचुएशन को ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे कि मुझे इस छोटे से पांडा को अडॉप्ट करना हो। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तो तुम्हें खुद अपने बेबी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो बड़ी पांडा उस सिचुएशन को समझ रही होती है, लेकिन वो फिर भी जिन इस बात को समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें जल्दी हील कर दूंगा। लेकिन वहां पर जिन जोरों जोरों से रोने लगता है और अपने हाथों को जमीन पर पटकने लगता है और उससे कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करो या मत करो, या फिर दूसरों पर विश्वास करती हो या नहीं करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर जरूर विश्वास करो। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने डालू सेरेमनी को क्लियर किया, सी माउंटेन ट्रेनिंग की, यहाँ तक कि मैंने जो वेस्ट माउंटेन के जितने भी बीच थे उनसे फाइट की, और तो और याओ क्लैन के मेंबर्स से भी निपटा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे मैं हरा नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनने रहना होगा और तुम्हें टिके रहना होगा। तुम बस यहाँ पर इंतजार करो, मैं जल्द से जल्द हर्ब तैयार कर लाता हूँ। तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल खुद रखना होगा ताकि तुम इसे खुद अपने साथ इसे पाल पोस कर बड़ा कर सको। तुम मर नहीं सकती हो। और इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है रोते रोते, और वो बड़ी जो बिग सिस पांडा होती है उसके इमोशनल को समझ जाती है और रोते हुए इस तरीके से वो जिनको चाटने लगती है ताकि उसे शांत करा सके। और चाटते चाटते वहीं पर वो पांडा सो जाती है, जिसको देखकर जिनका दिमाग खराब हो जाता है और वो जोड़े जोर से अपने हाथों को जमीन पर पटकने लगता है और कहने लगता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर यही अंत होता है इस बिग सिस पांडा का। और जिन काफी ज्यादा रोने लगता है और उसकी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई होती है और वो उस मूवमेंट के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि यह मेरी गलती है,
मुझे उससे अब बिग सिक्स पांडा से ये नहीं कहना चाहिए था कि कल तुमसे मैं मिलने के लिए जरूर आऊंगा। अगर मैं उससे नहीं कहता तो वो मेरा इंतजार वहां पर नहीं करती और मुझसे नहीं मिलती और ये यहाँ पर नहीं मारी जाती इस तरीके से। और वो रोते रोते कहने लगता है कि अगर तुम हमारी पार्टी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखना चाहती हो तो जल्दी से खड़ी हो जाओ और उस बैम्बू शूट के माउंटेन पर चलते हैं और हम दोनों मिलकर हमारी जो पार्टी है वो मिलकर तुम्हारे लिए खूब सारे बैम्बू शूट्स को खोदेंगे, निकालेंगे और एंजॉय करेंगे। जैसे अगर तुम अपनी आंखों को खोल लेती हो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरे करने के लिए तैयार हूँ और इस दुनिया में इतने भी बैम्बू शूट है मैं तुम्हें लाकर देने के लिए तैयार हूँ। और इस वक्त ये काफी ज्यादा इमोशनल से भर जाता है और छोटा सा पांडा वो आकर उसके चाटने लगता है जिनको, ताकि उसे शांत करा सके। और जिन वहां पर उसको देखते हुए काफी ज्यादा इमोशनल से भर जाता है और उससे कहने लगता है, हो याद आया, तुम अभी भी मेरे साथ हो और जो मेरी बिग सिस्ट पांडा है उन्होंने मुझे लास्ट टास्क दिया है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई भी चोट ना पहुंचा सके। और मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि जिस बंदे ने बिग सिस्ट पांडा के साथ ऐसा किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारा बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ ऐसा जिन कहने में लगा हुआ है और काफी ज्यादा इमोशनल से भर जाता है इस वक्त और कहता है कि खून का बदला तो खून से ही लेगा। अब भले ही वो कोई विजार्ड वगैरह ही क्यों ना हो, मैं उससे बदला जरूर लेकर रहूंगा। और तभी वो वहीं पर जमीन खोदने लगता है, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। उसके हाथों में काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है और कहने लगता है कि मेरी जो जिंदगी है वो आपकी द्वारा दी गई थी, मतलब आपने मेरी जान बचाई इसलिए मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। सीधे शब्दों में ये कहना चाहता है। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। जो टास्क आपने मुझे दिया है मैं उसे कंप्लीट कर ही रहूंगा और तुम्हारे बच्चे का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा और अच्छी तरीके से पाल पोस कर बड़ा करके पावरफुल बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसका कोई बाल भी बाकर नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी देता हूँ। और इस तरीके से गड्ढा खोदते खोदते वो गड्ढा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसी गड्ढे में उस बड़ी बिग सिक्स पांडा को वहां पर दफना देता है और उसी मिट्टी को उसके ऊपर डालने के बाद और उससे कहने लगता है कि मैं इस वादे को जरूर निभाऊंगा। और वहां पर उसकी कब्र बन जाती है और वो छोटे से पांडा से कहने लगता है कि तुम्हें अपनी मम्मी को बाय बाय कहना होगा। यहाँ पर आज से और अभी से तुम मेरे साथ रहोगे और हमारे क्लैन वालों के साथ। तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे जो क्लैन है वहाँ पर मेरा जो स्टेटस है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई है, तो तुम्हें वहाँ पर रहने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा नाम देना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद पूरी की पूरी दुनिया थर थरा उठे। सिर्फ पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि मैं जो भी तुम्हारा नाम सुने, कहीं भी सुने, कभी भी सुने, वो थर थरा उठे डर के मारे। और वो सोचने लगता है। तभी उस जिन की दिमाग की बत्ती जलती है जिसको देखकर वो पांडा भी एक्साइटमेंट से भर जाता है छोटा वाला और उससे कहने लगता है कि हाँ आज से तुम्हारा नाम गुओ बाव रहेगा। और वो उसे अपने कंधे पर बिठा कर ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि हम चलते हैं, अब मेरे घर चलते हैं गुओ बाव। और वह वहां से जाने लगता है। जब वह जा रहा होता है तभी वह उस स्केलेटन को नोटिस करता है, तो वो स्केलेटन ब्लू कलर की लाइट छोड़ने में लगा हुआ होता है और उसको देखकर जिन कहने लगता है कि ये स्केलेटन डार्कनेस की पावर से लड़ने में मेरी बहुत मदद की थी इसने, तो इसका फायदा मैं उठा सकता हूँ। तभी उसको उठाकर जैसे अपने क्लोज लाता है तो वो एनर्जी रिलीज करने लगता है वो स्केलेटन, वो भी ब्लू कलर की। और तभी उसमें से कुछ वर्ड्स दिखने लगते हैं उसको और वह वर्ड्स कुछ इमेजेस टाइप की होती हैं और कुछ वर्ड्स भी लिखे होते हैं और अजीब जी की पोजीशन बनी हुई होती है। उसको देखने के बाद कहने लगता है कि ये वर्ड्स तो एक मार्शल आर्ट्स की तरह दिखने में लगी हुई है, कोई टेक्निक वगैरह है क्या। और तभी वो सारी की सारी जो टेक्निक होती है वो 3D के फॉर्म में उसके सामने आने लगती है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और उससे कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो सीक्रेट स्कूल है ये कोई कल्टीवेशन टेक्निक है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये कोई लेजेंडरी पीएलएस डिवाइन कल्टीवेशन टेक्निक है। मेरी किस्मत तो चमक गई यार। और दूसरी तरफ हमें यान क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सेकंड एंडर है वो लीडर के पास आते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है जो लॉन्ग है उसकी टीम पर किसी ने अटैक कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ। जब आकर देखता है तो वहां पर उसके टीम मेंबर्स और साथियों को पूरी तरीके से चोट लगी हुई होती है। और तभी जो अंकल लॉन्ग होते हैं वो बताने लगते हैं कि मैं पूरी तरीके से यूजलेस हो चुका हूँ और मैंने जिनको भी ढूंढने में नाकामयाब रहा। और इतना ही नहीं बल्कि मैं मेरे द्वारा ले जाई गई पूरी की पूरी हंटिंग टीम को चोट पहुंच गई गंदी तरीके से। तभी सेकंड एल्डर उसको शांत करने के लिए फर्स्ट एल्डर उसको शांत करते हैं और उससे कहने लगता है कि बहुत हुआ, तुम इस तरीके से बात करोगे तो तुम्हारी जो चोट है वो सिर्फ बढ़ेगी ही। तुम्हें इस तरीके से मूव नहीं करना चाहिए, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो कि तुम अभी जिंदा हो। और तभी लीडर उससे कहने लगता है लॉन्ग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो कि आखिरकार अभी की सिचुएशन क्या है और तुम्हारी ये सब हालत किसने की, तुम्हारे पूरी की पूरी टीम मेंबर्स की। तभी अंकल लॉन्ग उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जब हम माउंटेन की तरफ गए थे तो जिनके द्वारा जो छोड़े गए मार्क्स थे हमने उनका पीछा किया और उसके आर्मर के टुकड़े टुकड़े होकर वहां पर पड़े हुए थे। और उसी मूवमेंट पर हम पर किसी ने सरप्राइज अटैक कर दिया और हम पे अटैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि मैं लिन क्लैन के मेंबर्स थे। यह बात सुनने के बाद वो शौक से भर जाता है सेकंड एल्डर और लीडर। और फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं क्या सच में लिन क्लैन। और सेकंड एल्डर मन और ये सुनने के बाद कहने लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं था। और इस तरीके से कहते हुए जब बाकी के लोग देखते हैं सेकंड एल्डर को तो वो कहने लगते हैं क्या हुआ सेकंड एल्डर, आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। तभी अंकल लॉन्ग उससे कहने लगते हैं एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि लिन क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे
द्वारा बिछाए गए सभी जालों की लोकेशन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हम अपने ट्रैप्स का इस्तेमाल उन्हें फंसाने के लिए नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद जो फर्स्ट एल्डर है वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उन्हें हमारे ट्रैप्स के लेआउट के बारे में कैसे पता। तभी अंकल लंग उससे कहने लगते हैं कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, हमने उनके अटैक से रेजिस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उनकी जो संख्या थी वो हमारी संख्या के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम उन्हें हराने में नाकामयाब रहे। तभी फर्स्ट एल्डर उससे कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए लीडर। तभी लीडर उससे कहने लगता है कि जिनके बारे में क्या तुम्हें उसके वेयर हाउस के बारे में यानी कि उसकी लोकेशन के बारे में कुछ पता चला कि आखिरकार जिन क्या कर रहा है। तभी अंकल लंग उससे कहने लगते हैं सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि जिनको ऑलरेडी उन लोगों के द्वारा मार दिया गया है। ये बात सुनने के बाद लीडर और फर्स्ट एल्डर कतई शौक से भर जाते हैं और सभी के सभी लोग एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। तभी अचानक से वो लोग सोचने में लगे हुए होते हैं, तभी बाहर से एक बंदा भागते हुए आता है और इन्फॉर्मेशन कहने लगता है लीडर को कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। जो लिन क्लैन वाले मेंबर्स हैं उन लोगों ने हमारे क्लैन पर अटैक कर दिया है, इससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई वहाँ की। ये बात सुनने के बाद जो फर्स्ट एल्डर होते हैं और अंकल लॉन्ग होते हैं, फर्स्ट एल्डर उसे कहने लगते हैं कि ये लोग यहाँ पर अपना स्कैम दिखाने के लिए आ गए हैं। हे लीडर, हमारे इतने भी वॉरियर्स हैं उन्हें चोट लग चुकी है, तो आखिरकार हमारे जो वॉरियर्स हैं उनके पास अब स्ट्रेंथ भी नहीं है फाइट करने के लिए, अब हम क्या करें। तभी लीडर उनसे कहने लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है हमें। तुम्हें पता ही होगा कि हम सभी के सभी लोग यहाँ पर यान क्लैन के इलाइट्स मेंबर्स हैं, और तुम सभी के सभी इलाइट्स मेंबर होने के बाद भी अगर तुम लोग डरोगे तो बाकी मेंबर्स का क्या होगा हमारे क्लैन के। और तभी अंकल लॉन्ग भी उठ जाते हैं और लीडर वहाँ पर सभी को जोर से भर देता है और कहने लगता है कि मैं यंग लीडर ये कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अपनी पूरी की पूरी जीत जान लगा दूंगा। मैं अपने टोटेम की कसम खाता हूँ, और जो भी हमारे क्लैन को चैलेंज करेगा मैं उसके खिलाफ वॉर छेड़ दूंगा। और वो सभी को कहने लगता है कि सभी के सभी वॉरियर्स मुझे फॉलो करो और बाहर चलो। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बाहर के जो वॉरियर्स होते हैं वो बजाने में लगे हुए होते हैं, अपनी शील्ड को जोड़े जोड़े से ढोल लगाड़े बजाने में लगे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया लिन क्लैन के मेंबर्स को जो कि बड़े बड़े बीस्ट पर बैठकर वहां पर आ गए होते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वे पूरी की पूरी सेना लेकर वहां पर आ गए हैं। तभी याओ क्लैन के लीडर उससे कहने लगता है, हे लिन, आखिरकार जो युद्ध है वो शुरुआत होने वाली है उसकी, तो आखिरकार जो तुम्हारी हंटिंग टीम है वो वापस क्यों नहीं आई है। तभी जो लिन क्लैन का लीडर होता है उससे कहने लगता है कि लॉर्ड प्रीस्ट के द्वारा एक काम दिया गया था, वह करने के लिए गए हैं। ये बात सुनने के बाद याओ क्लैन लीडर कहने लगता है क्या और कुछ काम, लेकिन क्या। खैर वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लगने में लगा हुआ है कि यहाँ पर काफ़ी लोग नहीं उन्हें हराने के लिए। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर इतने लोग काफ़ी होंगे यान क्लैन को तबाह करने के लिए, और तुम्हें इस तरीके से परेशान होना बंद कर देना चाहिए। एक बार हम यान क्लैन को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दे तो हम बैठकर अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। तभी याओ क्लैन के लीडर उससे कहने लगता है सभी लोगों से, अपने टीम मेंबर्स के, लिन क्लैन के याओ क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोग जाओ और यान क्लैन को पूरी तरीके से तबाह कर दो और हमारे क्लैन को ग्लोरी और सम्मान से भर दो। तभी हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ पर उस पर किसी ने अटैक कर दिया होता है, तो वो कह रहा होता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ, और वो काफी ज्यादा लोगों से फाइट करने में लगा हुआ होता है। और ली उनसे कहने में लगा हुआ होता है क्या तुम लोगों ने यान क्लैन पर चुपके से अटैक नहीं किया था, तो आखिरकार तुम लोग हमें क्यों परेशान करने में लगे हुए हो। तभी जो लिन क्लैन का एक मेंबर होता है वो उनसे कहने लगता है कि जो लॉर्ड प्रीस्ट है उन्हें लगता है कि हमारा पीछे का जो माला इलाका है वो काफी ज्यादा खाली है, तो इस बात को लेकर वह काफी ज्यादा चिंतित थे कि यहाँ पर कोई चुपके से अटैक ना कर दे हम पर, तो हमें यहाँ पर पीछे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। ये बात सुनने के बाद ली उसे कहने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, क्या तुम्हारा यही तरीका है प्रोटेक्ट करने का। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि याओ क्लैन के मेंबर्स को ये लोग लिन क्लैन के मेंबर बुरी तरीके से टॉर्चर कर करके मारने में लगे हुए होते हैं। तभी ली उससे कहने लगता है क्या तुम्हारी यही तरीका है, या जिन लोगों की तुम बात करने में लगी हो जो पीछे से अटैक करेंगे, क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। और तभी उनमें जो लिन क्लैन के मेंबर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि जरा इसको देखो, जब भी यहाँ पर खड़ा हो सकता है, लगता है हमने इसको अभी तक ढंग से पीटा नहीं है। तभी कहने लगते हैं दूसरा बंदा कि आखिरकार हम इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, ये ट्राइब के द्वारा चुना गया मेंबर्स है, हम इसे इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हैं। तभी उसमें से एक बंदा जो उसमें आकर उनसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो और सभी लोग मिलकर उस पर अटैक कर दो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मार दो, और खासकर इस ली को। ली बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार पाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इस तरीके से अटैक करने की। अगर मैं यहाँ पर आज मर गया तो मैं तुम सभी को नरक में एक साथ लेकर जाऊंगा अपने साथ। और वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है। ये बात देखने के बाद लिन का बंदा होता है वो कहने लगता है कि तुम सभी को सावधान होना चाहिए, ये अपनी सारी की सारी पावर दिखाने वाला है, तो यहाँ पर तुम उस बंदे से अकेले फाइट बिल्कुल नहीं करोगे। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जो कि फुल फोर्स के बाद वहां से निकल लेता है, और जब ली को इस तरीके से भागते हुए देखते हैं तो वो सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये बंदा यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करने में लगा हुआ है, हमें जल्दी जल्दी से पकड़ना होगा। दूसरी तरफ ली वहां पर बहुत ज्यादा थक चुका होता है और बहुत ज्यादा मार पड़ी हुई होती है उसमें, तो कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने क्लैन लीडर के पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि जो लिन क्लैन वाले हैं उन्होंने हमें धोखा दे दिया है, गद्दार हैं साले। दूसरी तरफ हमें जिन की तरफ की कहानी बताई जाती है जहाँ
जहाँ पर उस स्केलेटन को लेकर उसे एक कल्टीवेशन टेक्निक मिल जाती है और वहाँ पर कई सारे टेक्स्ट और कई सारी इमेजेस बनी हुई होती है। उनको देखकर कहने लगता है कि ये किस तरीके के चीट कोड्स हैं क्या, इसमें छापे गए हैं उन कोड्स को, ऐसा लग रहा है देखकर तो। और जब सारे की सारी कोड्स एक जगह मिल जाते हैं तो उस स्केलेटन के माथे पर जो लाइट होती है वो डायरेक्टली हमारे जिन के माथे पर जाने लगती है और वो सारी की सारी एनर्जी उसमें चली जाती है। इसको देखकर उसे पता नहीं क्यों अचानक से नींद आने लगती है और नींद आके सीधे जिन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और जो पांडा होता है वो उसे चाटना चालू कर देता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी के फ्रेगमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ जिनको दिखाया जाता है जिन अजीब सी जगह खुद को पाता है और कहने लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। जब वह अपने आप को होश आता है तो वो अपने आप को अपनी अंतरात्मा में पाता है और वहाँ पर उसकी अंतरात्मा में यानी कि कॉन्शियसनेस में कई सारे कैरेक्टर्स आ चुके होते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार यह कौन सी जगह है। तभी एक ब्लैक होल जैसी दिखने वाली चीज़ वहाँ पर आ जाती है और उनमें से कई सारे कैरेक्टर निकलते हैं और एक अजीब तरह का इसके सेम टू सेम दिखने वाला बंदा ही बाहर निकल जाता है। उसको देखकर जिन कहने लगता है कि ये किसी तरह का ब्लैक होल है क्या, फिर से जैसा कि पहले देखा था। आखिरकार ये सब आ कहाँ से रहे हैं और ये ब्लैक होल कहाँ से आए। और तभी उस ब्लैक होल में से जो बंदा निकल कर आ रहा होता है उसकी येलो कलर की रोशनी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है और वो हर तरह के जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करने में लगा हुआ था। जिन उसे देखकर टोटली सब कंफ्यूज होता है और सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जो क्लोन वहाँ पर आया होता है वो उस ब्लैक होल जैसी दिखने वाली चीज़ को छोटा कर लेता है और कंप्रेस कर देता है। इसको देखने के बाद जिन उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, लेकिन जैसे ही उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो उसमें हाथ से टच नहीं कर सकता। जैसे टच करता है तो वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है और वो छोटा सा बड़ा सा ब्लैक होल छोटे में कन्वर्ट होकर उसके पास आ जाता है और वो सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं कर पाता और टोटली कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा है और मैं कहाँ पर हूँ। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी अनदर स्पेस में पहुंच चुका है। तभी दिखाया जाता है इसकी आंखें ब्लू कलर की चमकने लगती हैं। दूसरी तरफ हमें यान क्लैन की फाइट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर लिन और याओ क्लैन के साथ यान क्लैन फाइट करने वाला है। तभी लीडर उससे कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक्शंस के तुम्हारे क्या नतीजा होने वाला है भविष्य में। तभी याओ क्लैन लीडर उससे कहने लगता है कि जो सर्दियाँ हैं वो जल्दी वहाँ से आने वाली हैं, तो हम दोनों ही ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे क्लैन मेंबर्स मारे जाएं। क्या तुम सच में चाहती हो कि हमारे लोग मरें? इसलिए हमने डिसाइड कर लिया है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लैन मेंबर्स को चोट पहुंचे और किसी तरीके से परेशानी हो, तो मैं अपनी सारी की सारी परेशानी में तुम्हारे क्लैन मेंबर्स पर डाल रहा हूँ और तुम्हें यहाँ से पूरी तरीके से साफ कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद यान क्लैन के लीडर उससे कहने लगता है कि तुम बड़े कमीने लोग हो यार, तुमने सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने सिर्फ हमारा टोटेम को नहीं चिढ़ाया बल्कि मैं लोगों को भी भेजा हमारे लोगों को परेशान करने के लिए, और अब तुम यहाँ पर कई सारी आर्मी लेकर आ चुके हो लिन क्लैन के साथ हम पर अटैक करने के लिए। क्या तुम डिवाइन पनिशमेंट से जो कि गॉड के द्वारा तुम्हें दी जाएगी उसे डर नहीं लगता? ये बात सुनने के बाद याओ क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है पनिशमेंट? तुम किस पनिशमेंट की बात कर रहे हो? जो गॉड्स हैं वो तुम्हें कमजोरों को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ ताकतवर को ही प्रोटेक्ट करने का हक है, और जो यान क्लैन है उसके पास बिल्कुल भी हक नहीं है जिंदा रहने का। ये बात सुनने के बाद यान क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरीके से हमारे यान क्लैन की इंसल्ट कर सकते हो और हम देखते रहेंगे? तभी लीन क्लैन का जो लीडर होता है वो याओ क्लैन लीडर से कहने लगता है हे याओ, इस तरीके की बकवास इस बुड्ढे से करना बंद करो और जल्दी जाकर फाइट करो। जब जो लिन को देखता है यान क्लैन का लीडर तो उससे कहने लगता है लिन अच्छा तो तुम हो ये सारे की सारी फसाद की जड़, और तुम यहाँ पर चुपके से अटैक करने के लिए आए हो अपनी आर्मी को लेकर और हमारे पूरे के पूरे क्लैन को चारों तरफ से घेर लिया है। आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है और तुम चाहते क्या हो? तभी लिन उससे कहने लगता है यान मैं तुम्हारे उस छोटी सी जगह के लिए नहीं आया हुआ हूँ। याओ भी इसके बात पर एग्री होता है और उससे कहने लगता है कि बिल्कुल सही कहा। तभी याओ क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है और अनाउंस करता है कि तुम सभी के सभी यान क्लैन के मेंबर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो हंटिंग ग्राउंड है और टोटेम पिलर्स हैं वो आज से और अभी से हमारे क्लैन को बिलोंग करेंगे। हमारे हैं। अब से धमकाता साला सीधे ऑर्डर चला दिया कि इसका है। ये बात सुनने के बाद यान क्लैन के सारे मेंबर भड़क पड़ते हैं। तभी जो याओ क्लैन का लीडर होता है वो फिर से अनाउंसमेंट करता है और कहने लगता है कि अगर तुम सभी को जिंदा रहना है तो तुम हमारे सामने अपने घुटने टेक दो, सरेंडर कर दो और हमारे स्लेव बन जाओ, वरना तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। ये बात सुनने के बाद यान क्लैन के सभी के सभी मेंबर्स भड़क पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जरा इस बास्टर्ड को देखो तो जरा, एक बार मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा, तुम्हारा अच्छी तरीके से पीट दूं, तब देखते हैं कि तुम यहाँ पर बकवास कर पाओगे। दूसरी तरफ हमें यान क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए रेडी है और उससे कहने लगता है कि मैं इस यान क्लैन का लीडर, मैं कसम खाता हूँ भगवान से कि जिसने भी हमारे क्लैन की इस तरीके से इंसल्ट की है वो मेरे हाथों से आज जिंदा नहीं बचने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपनी फायर टोटेम पावर को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि हमारे जो यान क्लैन के वॉरियर्स हैं वह कभी भी पीछे नहीं हटने वाले, हमारे यान क्लैन के सम्मान के लिए फाइट करने के लिए हम तत्पर हैं। और उसकी एनर्जी बहुत मात्रा में बहुत ज्यादा होती है और सभी को कहने लगता है कि सभी के सभी मिलकर फाइट स्टार्ट कर दो। और याओ क्लैन के मेंबर्स भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वह भी ऑर्डर दे देता है। और लिन क्लैन के मेंबर और याओ क्लैन के मेंबर सभी वहाँ एक साथ मिलकर
युद्ध करना चालू कर देते हैं और सभी आपस में फाइट करना चालू कर देते हैं। और उसी फाइट के दौरान दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी के जितने भी क्लैन मेंबर्स होते हैं वे भी एक एक करके बाहर आने लगते हैं और वहां पर उन्हें अंदर घुसने से रोकने लगते हैं ताकि उन सभी मेंबर्स को वह लोग बचा सके। और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग डरपोक हैं, अगर तुम्हारे पास सच में हिम्मत है तो हमसे आकर 1-on-1 फाइट करो। अगर तुम किस तरीके के वॉरियर हो जो कि साथ में मिलकर फाइट करते हो, हम पर अटैक करते हो। तभी बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डायरेक्ट फाइट करेंगे, यहाँ पर कोई चैलेंज वैलेंज चलने वाली बात चल रहा है क्या कि तुम कहोगे और हम तुम्हारे साथ 1-on-1 फाइट करेंगे। भाई ये युद्ध है, लड़ाई है, बैटलफील्ड है, हम तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर के पास जल्द ही भेज देंगे, तो तुम्हें हमें चैलेंज करने का बिल्कुल भी हक नहीं बनता। और वहाँ पर उन क्लैंस के साथ वहाँ पर युद्ध होना चालू हो जाता है। तभी अंकल लॉन्ग वहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो भी लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनका जो दर्द है, चोट लगी हुई होती है, वो बाहर आ जाती है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर अंकल लॉन्ग को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं, जिससे अंकल लॉन्ग जमीन पर गिर जाते हैं। तभी एक बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जान क्लैन जितने भी मेंबर्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आ जाओ फाइट करो। और सभी लोग हंसने लगते हैं और जान क्लैन के मेंबर्स का सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं बस तुम में इतना ही दम है। ये बात सुनने के बाद मोटू पतलू और ज़्यादा गुस्से में बढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे सपनों में हम तुम्हें तुम्हारे प्लान में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और सक्सेस नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जो जान क्लैन का लीडर होता है वो याओ क्लैन के लीडर के साथ बिल्कुल गंदी तरीके से फाइट करने में लगा हुआ होता है और वो अपनी फाइट एटॉम पावर का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी याओ क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर है, तुम इस पावर को लेकर इतना ज्यादा उचकने में लगे थे। और उसके यान क्लैन के सारे मेंबर अटैक को रोक लेता है वो बिना किसी परेशानी के। तुम्हारी पावर देखकर मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, तुम हार मान लो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। और इसी तरीके से याओ क्लैन का लीडर होता है वह भी अपनी टोटाइम पावर का इस्तेमाल करने लगता है। उसकी टोटाइम पावर अर्थ पावर होती है और वो याओ क्लैन का लीडर यान क्लैन के लीडर से कहने लगता है कि जरा तुम देखो अपने सभी के सभी मेंबर्स पर, वह सभी के सभी लोग किस तरीके से हमारे सेना से यानी कि हमारी आर्मी से कितनी बुरी तरीके से मार खाने में लगे हुए हैं। अगर तुमने यहाँ पर अपनी हार नहीं मारी तो सभी के सभी लोग वहां पर मारे जाएंगे। तो तुम्हें मैं सलाह देता हूँ कि तुम्हारा जो क्लैन है वो ऑलरेडी डिस्टैंड है, वो ऑलरेडी तय हो चुका है कि तुम्हारा क्लैन अब तबाह होने वाला है। आखिरकार जो कमजोर है वो सिर्फ सेफ बनने के लिए ही पैदा हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ ताकतवर का ही राज चलता है। लेकिन भाई यान क्लैन का लीडर अभी भी हार नहीं मानता और वो फायर टेक्निक से डायरेक्टली उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण उसके हाथों में सीधे जाकर उसका अटैक लगता है और याओ क्लैन का हाथ नीचे जाकर गिर जाता है, जिसको देखने के बाद वो खांसने लगता है और कहने लगता है तुम बुड्ढे कहीं के, अब तुम मेरे हाथों से जरूर मरोगे। और वो याओ क्लैन का लीडर भी उस पर अटैक कर देता है बिना सोचे समझे उसके मारने के इरादे से। लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं होता यान क्लैन के मेंबर को, जिसको देखने के बाद याओ क्लैन का जो लीडर होता है उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे इतनी ज्यादा पावरफुल पंच को सीधे अपने बॉडी पर ले लिया, मानना पड़ेगा। क्या तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहते अब? ये बात सुनने के बाद यान क्लैन के लीडर उससे कहने लगता है तुम जिंदा रहने की बात करने में लगे हुए हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं यहाँ पर मरता हूँ तो गॉड के द्वारा तुम्हें जरूर वह डिवाइन पनिशमेंट जरूर मिलेगी और तुम्हें भगवान का पनिशमेंट की देने वाले की गारंटी मेरी। और तुमने जो यहाँ पर गुनाह किए हैं उसकी सजा अब तुम्हें खुद भुगतनी पड़ेगी अपने ही इस बॉडी से। और भाई यान क्लैन का जो क्लॉ वाली टेक्निक होती है वो कतई भाई मजा आ गया देखकर, दिल को सुकून मिल गया। दूसरी तरफ याओ क्लैन के मेंबर की लीडर की जो हालत होती है वो खराब हो रही होती है, तो वो लिन क्लैन के लीडर से बोलने लगता है कि लिन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। तभी लिन क्लैन का लीडर उस प्रीस्ट की तरफ देखता है तो जो प्रीस्ट है वो मना कर देता है कि जरा एक सेकंड रुको, और उसे बाद में परमिशन दे भी देता है। और तभी जो यान क्लैन का इतना पावरफुल अटैक उसकी तरफ बढ़ने में लगा हुआ होता है, उस अटैक को वह लिन बीच में आकर रोक लेता है और उसके अटैक को कहीं डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि याओ वाला बच जाता है। तभी लिन वहां पर आकर उससे कहने लगता है कि तुम देखो तो जरा अपने आप को, तुम कितने ज्यादा कमजोर हो कि तुम्हें उस बुड्ढे के द्वारा इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया है। तभी याओ उससे कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इसके जो अटैक्स हैं वो काफी ज्यादा अजीब हैं, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी जो लाइफ है वो ऑलरेडी खत्म होने वाली है, हमें साथ मिलकर इसको पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहिए, ना कि अकेले फाइट करो। तभी लिन वहां पर आता है और वो यान क्लैन लीडर से कहने लगता है कि हे यान, आखिरकार तुमने अभी तक लीडर की पोजीशन से बाहर क्यों नहीं निकले हो, तुमने वो लीडर की पोजीशन किसी और को क्यों नहीं दी? अगर यही फाइट हमारी 10 साल पहले होती तो शायद तुम उस वक्त मुझसे फाइट करने के लायक थे, लेकिन अब मुझसे तुम किस तरीके से और किस चीज से फाइट करने वाले हो? दूसरी तरफ यान क्लैन लीडर की हालत खराब हो रही होती है, ये काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गई होती है। दूसरी तरफ हमें याओ क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर इस तरीके से टाइम बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से इस बंदे को मार दो। तो वह अपना हल्क बस्टर मोड को ऑन कर लेता है, ये है ओरिजिनल हल्क बस्टर, और वो जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है हल्क बस्टर मोड में आने के बाद। तभी लिन उससे कहने लगता है कि अगर तुमने अपनी टोटाइम पावर को पहले इस्तेमाल कर लिया होता तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी हालत ऐसी हुई होती और इतनी गंदी तरीके से तुम्हें पीटा गया होता। तभी वह दोनों मिलकर यान पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन यान भी भाई लीडर यान भी हार नहीं मानने वाले, वो अपनी सारी की सारी पावर को इकट्ठा करने लगते हैं और फैल्कन मोड में वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे जैसे
उनकी फाइट बढ़ती जाती है। वैसे वैसे यंग जो यान लीडर होता है वो उनको धोबी पछाड़ करके पीटना चालू कर देता है, जिसे देखकर लिन और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि ये बुड्ढा सच में मरना चाहता है हमारे साथ और हमें रियली में मारना चाहता है। भाई यार, तुम उसका पूरा पूरा क्लैन मारना चाहते हो, हर किसी को मारना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो पूरा क्लैन, और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें मार भी नहीं सकता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस हल्क बस्टर वाले मोड की और फायर मोड की टेक्निक का फाइट को, जो कि कतई धुआंधार हो रखी होती है। इस फाइट को देखने के बाद कतई जहर वाला मजा आ गया और इस वक्त यह काफी ज्यादा गुस्से में होता है अंकल यान और लीडर यान, और वो डायरेक्टली अपनी फुल पावर को रिलीज करते उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो मिस कर देते हैं। तभी लिन उससे कहने लगता है, हे यान, तुम बुड्ढे होते जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अब हमें हरा पाओगे। और तभी पीछे से दोनों के दोनों मिलकर आगे पीछे से उस पर अटैक करने लगते हैं। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी उसका जो लट्ठ होता है वो एकदम से बड़ा हो जाता है, पता नहीं कैसे, मतलब ऑर्डर दिया और लट्ठ बड़ा हो गया। वाह, मस्त है भाई इसका स्पेयर। और वो जाकर सीधा जाकर लीडर यान के कंधे पर लग जाता है, जिससे उनका ब्लड निकलने लगता है। और लिन उससे कहने लगता है, हे ओल्ड मैन, जल्दी से जाओ और अपने एंसेस्टर से मिलकर आओ। मिलकर आना नहीं, सिर्फ मिलकर उनके साथ रहो तुम अपने एंसेस्टर के, मतलब मर जाओ, कहने का मतलब ये है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल लीडर यान होते हैं उनके पूरी तरीके से खून निकलने लगता है और उनकी फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि वहां पर वे दोनों के दोनों मिलकर उससे फाइट करने में लगे होते हैं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वह किस तरीके से उस पेड़ को काट कर दूर भगने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से वो हल्क बस्टर मोड वाला बंदा आकर उसके दोनों के दोनों पैरों को पकड़ लेता है, ताकि अंकल यान यानी कि लीडर यान वहां से मूव ना कर पाए, और उसे धोबी पछाड़ मारने लगता है, धम 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 धम, जैसे लोकी ने लोकी को हल्क ने पीटा था ना, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन के साथ पीटने लगता है। लेकिन लिन भी वहां पर आने लगता है अटैक करने के लिए, और वे दोनों के दोनों मिलकर अंकल यान को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं, यानी कि लीडर यान को। और वो अपनी स्पीयर टेक्निक से फिर से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंकल यान होते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन उसकी स्पीयर टेक्निक होती है वो जमीन पे जाने के बाद किसी रोप की तरह काम करने लगती है, किसी रस्सी की तरह, और चारों तरफ से उस यान को पूरी तरीके से बांध देती है, ताकि वो पूरी तरीके से मूव ना कर पाए। उसे बांध कर उल्टा लटका दिया जाता है। उल्टा लटकाने के बाद जो लीडर यान होता है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, फायर पावर को, ताकि वो उसकी इन रस्सियों को जल्द से जल्द जलाकर तबाह कर सके। ये बात देखने के बाद लेकिन उससे कहने लगता है, बुड्ढे, तुम जल्द से जल्द गिव अप कर दो, तुम्हारा जो यान क्लैन है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम हमसे नहीं जीत सकते। तभी जो यान क्लैन का लीडर होता है वो उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जब हम तुमसे हार मान लें। लेकिन तभी वे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा इस तरीके से रेजिस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम्हारा क्लैन वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर है, तो तुम हम पर घुटने, हमारे सामने घुटने टेक कर खुद स्लेव बन जाओ। ये बात सुनने के बाद जो यान होता है, यान लीडर, वो उससे कहने लगता है, स्लेव्स, तुम्हें लगता है तुम्हारे सपनों में, और वो अपनी और भी ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है कि जब तक मैं मरा नहीं हूँ तब तक हमारा जो यान क्लैन है वो कभी भी तबाह नहीं होगा, ना ही खत्म होगा। और वो वहां पर अपनी पावर को और भी ज्यादा मात्रा में बस्ट कर देता है, जिसके कारण हर तरफ सिर्फ फायर ही फायर होती है। और उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बात अच्छे से सुनोगे, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि जो हमारा यान क्लैन के जितने भी लोग हैं वह कभी भी स्लेव नहीं बनने वाले किसी के, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना। ये बात सुनने के बाद लिन का लीडर उससे कहने लगता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा कहा, इतने ज्यादा साल, इतने ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल पहले की ही तरह हो, बिल्कुल भी नहीं बदले हो तुम। और तभी लिन अपने मेंबर्स को बोलने लगता है कि मेरे हमारे क्लैन के, लिन क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, यान क्लैन के लीडर को दिखाओ कि आखिरकार कि उसका जो खुद का क्लैन है उसकी आंखों के सामने किस तरीके से स्लेव बनता है। तभी वे लोग यान क्लैन के कुछ मेंबर को ले आते हैं और यूं भी पटक कर उसे दिखाने लगते हैं। ये देखने के बाद जो यान क्लैन का लीडर होता है वो भड़क पड़ता है, उससे कहने लगता है कि तुम डिस्क्रिटिकल कमीने कहीं के, तुम सच में कुछ ऐसा करने में लगे हुए हो, तुमने तो इंसानियत की हद ही पार कर दी है। ये बात देखने के बाद जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें देखकर काफी सरप्राइज लगता है, हम तुम्हारे इस क्लैन के अंदर पहले ही आ चुके थे और हमने तुम्हारे सारे के सारे मेंबर्स को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, अब तुम्हारे मेंबर्स को कोई भी हमसे नहीं बचा सकता। तभी लिन उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो यान क्लैन वालों, अगर तुमने यहाँ पर एक बंदे ने भी रेजिस्ट करने की कोशिश की तो हम तुम सभी को मार देंगे, और अगर तुम सभी लोगों ने रेजिस्ट करी तो हम तुम्हारे लीडर को मार देंगे। ये बात सुनने के बाद लीडर उसे कहने लगता है यान क्लैन का, तुम कमीने कहीं के, क्या तुम्हारे पास वॉरियर का कोई सेंस बचा भी है? तुमने अपनी सारी की सारी इज्जत डुबा दी। तभी लिन उससे कहने लगता है, वॉरियर, जो जीतते हैं सिर्फ वही वॉरियर कहलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से जीतते हैं और क्या टैक्टिक्स अपनाते हैं। तभी यान क्लैन लीडर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम इस तरह की बकवास करना बंद करो, जब कोई कमजोर हो जाता है या फिर उसकी कोई कमजोरी तुम्हारे हाथ में लग जाती है तो तुम उसका इस्तेमाल कर उसे किक कर देते हो, अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हो किसी तरीके से तो। ये बात सुनने के बाद लिन भड़क पड़ता है और वो अंकल यान यानी कि लीडर यान पर किक करने लगता है और उसे मारने लगता है अपने पैरों से, और पैर से किक मारने के बाद दूर भेज देता है और उससे कहने लगता है, तुम सभी के सभी यान क्लैन के वॉरियर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम कभी हार नहीं मानने वाले?
अब तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? तुम तो बड़े बहुत ज्यादा बहादुर बनने में लगे थे कुछ देर पहले तो। तभी जो लीडर यान होता है वो बहुत ज्यादा घबराया होता है कि आखिरकार उसके सभी के सभी क्लैनमैन मर जाएंगे अगर इस तरीके से इसने गलती से भी अटैक कर दिया तो अब क्या करना चाहिए सोचने लगता है और गालियां दे रहा होता है उस कमीने को। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहां पर भयंकर वाला युद्ध चलने में लगा हुआ होता है और यान क्लैन के मेंबर्स को लिन क्लैन के मेंबर्स पकड़ने में लगे हुए होते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि इन सभी को लोगों को जाकर पकड़ लो, इन सभी के सभी मेंबर, इन दोनों को मजा चखाओ कि लिन क्लैन की जो पावर है वो कितने, मतलब उनकी जो वॉरियर्स है लिन क्लैन के वो कितने पावरफुल है। और तभी वहां पर वो पैरों से कुचल कुचल कर उन सभी एल्डर, दोनों एल्डर्स को बुरी तरीके से पीटना चालू कर देते हैं। तभी उनमें से वो लड़का होता है वो कहने लगता है क्या तुम अभी यहाँ पर फाइट करने में अच्छे नहीं थे, तो अब तुम हमसे मिलकर फाइट क्यों नहीं कर रहे हो? करो करो, आओ आओ फाइट करो। और वो अपने पैरों से कुचल कुचल कर उसे बुरी तरीके, दोनों के दोनों एल्डर को बुरी तरीके से पीटने में लगा हुआ होता है और उनकी बेइज्जती करते हुए कहने लगता है कि अब तो तुम बस मेरी दया की भीख मांगो मुझसे और कुछ नहीं, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और सभी के सभी क्लैन मेंबर्स को उन बास्टर्ड द्वारा, मतलब क्लीन क्लैन के मेंबर्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तभी बाकी के मेंबर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि एल्डर आपको, आई मीन लीडर, आपको हमारे बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप फुल पावर का इस्तेमाल करके इन्हें रोको। ये बात सुनने के बाद लिन क्लैन का मेंबर उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग अपने मुंह को बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन भाई यान क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा बहादुर होने के कारण वो सीधे जाकर उसके मुंह पर काट लेता है। इसको देखकर लिन क्लैन का मेंबर उसे गंदी तरीके से पीटने लगता है और इतना पीटता है कि उसके खून निकलने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुमने हिम्मत कैसे मेरे हाथ पर काटने की, आज तुम मरोगे। और बाकी के मेंबर से भी कहने लगता है कि तुम लोग क्या करने में लगे हुए, जल्दी से झुको और हमारा सम्मान करो। तभी यान क्लैन के सभी मेंबर कहने लगते हैं कि तुम मरने वाले हो, हम तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम चाहे मर जाएं लेकिन कभी भी गुलाम नहीं बनेंगे किसी के। और वो लीडर से कहने लगता है कि लीडर आपको हमारे बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो यान क्लैन के वॉरियर्स हैं वो कभी भी हार नहीं मानते और ना ही मरने से डरते हैं। और सारी की सारी घटना को वो ब्लैक प्रीस्ट देखने में लगा हुआ होता है। तभी जो यान क्लैन लीडर है उससे कहने लगता है, हे प्रीस्ट, ये सारे के सारे यान क्लैन के मैन हैं वो तो काफी ज्यादा सख्त निकले, ये तो पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर हम ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं रहने वाला। लेकिन तभी जो प्रीस्ट उससे कहने लगता है कि सभी लोगों को मार दो। ये बात सुनने के बाद या उससे कहने लगता है क्या मार दे, लेकिन अगर हम इसे मार देंगे तो हमारे जो ट्रॉफी है उसका क्या होगा? तभी प्रीस्ट उसको धमकाते हुए अपनी पावर को यूज करते हुए उससे कहने लगता है, तुम एक बात ध्यान से सुनो, एक बार तुम इन सभी को मार दो तो मैं उसके बाद जो मिलने वाला है तुम उसको हासिल करना चाहते हो या फिर सिर्फ तो कुछ गिने चुने इन स्लेव्स का इस्तेमाल करना चाहते हो, उन्हें हासिल करना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ के मन में और लालच आ जाता है। तभी लिन का जो लीडर होता है वो ऑर्डर देता था सभी को मारने के लिए और वहां पर एकदम से यान क्लैन का जो लीडर होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते कहने लगता है नहीं नहीं। और वहां पर सेकंड एल्डर को वो मारने वाला होता है, वो बंदा जैसे ही वो मारने वाला होता है तो वहां पर एक लड़की आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो वो सेकंड एल्डर वहां पर बच जाता है और वो जो लड़की होती है वो मारी जाती है और वो मरते मरते कह गई होती है कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी गुलाम नहीं बनेंगे किसी के। भाई रेस्पेक्ट है, इस बात को मानना तो पड़ेगा, मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। क्या भाई, ये है सम्मान। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ बाद में। आपकी रिक्वेस्ट पर कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर जरूर रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट। फिर मिलते हैं।